ओके, सो विल जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। ठीक है, सीधा बता देता हूँ। पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि पढ़ाई का तरीका होता है। ठीक है, अगर उस तरीके को फॉलो करोगे ना तो कोई भी सब्जेक्ट कभी बोरिंग नहीं होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। पढ़ाई को एक्टिंग के जैसे करो यार, मतलब कैरेक्टर ले लो बस पढ़ाई का, और कुछ भी नहीं है, फिर पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है। तो उसी तरह से कम्युनिटी मेडिसिन में मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब भी मैं कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ता हूँ ना, आई जस्ट थिंक दैट आई एम द ऑफिसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट। पूरे इंडिया में मुझसे बड़ा ऑफिसर कोई नहीं है। ये सब चीजें मेरे अंडर में चलती है। तो एटलीस्ट अगर मैं मलेरिया पढ़ा रहा हूँ या मलेरिया के बारे में अगर मुझे गाइडलाइंस निकालनी है, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स निकालनी है, तो एज अ ऑफिसर मुझे तो पता ही होना चाहिए कि मलेरिया क्या होता है, कितनी स्पीसीज होती है इसकी अलग अलग। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, उसका कैरेक्टर लेके, तो कभी भी चीजें आपको याद हो जाएगी समझने के साथ साथ। ये पॉइंट मार्क करना। ठीक है, जैसे आप कार्डियो पढ़ते हो ना, तो उस टाइम के लिए सब भूल जाओ, बी अ कार्डियोलॉजिस्ट। ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट की इमेज बना लो अपने अंदर कि आपसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। तो आपको तो पता ही होना चाहिए वो पर्टिकुलर चीजें ऐसा। ठीक है, तो हमेशा एक कैरेक्टर को लेके हमको पढ़ना जरूरी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरी थीसिस है जो मैं सभी को बताता हूँ। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगेगा नहीं। चलो, तो आज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, मलेरिया। ठीक है, इसमें होते बहुत सारे चीजें हैं। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, ये सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस है, फैलने वाली। ठीक है, तो इसको हमको कम्युनिटी मेडिसिन एस्पेक्ट से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जब भी ये चीजें हमारे नेशन में आती है, तो इन चीजों से कोप अप करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस निकाली जाती है, किस किस तरीके से इस पे वर्क किया जाता है। अब अगर कोई भी डिसीज पे आप वर्क कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो डिसीज फैलती कैसे है, कहाँ पे उसका रेट ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा होती है, फीमेल्स में ज्यादा होती है, मेल्स में ज्यादा होती है, आपको ये पता लगाना पड़ता है। और उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। मतलब कि हमको कम्युनिटी एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ते हैं तो हमको मेन ध्यान देना पड़ता है उसकी एपिडेमियोलॉजी पे, उसको किस तरीके से प्रिवेंट करे, किस तरीके से कंट्रोल करे, और हमारे नेशन में या इंटरनेशनल मतलब दूसरे कंट्रीज में इंटरनेशनल क्या क्या प्रोग्राम्स इसके लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से प्रोग्राम्स वो वर्क करते हैं। तो हमको एटलीस्ट प्रोग्राम्स के नाम तो पता होना चाहिए। ठीक है, कि हर चीजों के लिए हमारे खुद के नेशन में क्या क्या प्रोग्राम्स रन अप हो रहे हैं, किस तरीके से मेहनत की जा रही है। जैसा अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, सोच रहे हो सब पूरा सब कम्युनिटी मेडिसिन ही है। ये सब कोरोना की जो स्टडी है वो क्या है, इट इज अ कम्युनिटी मेडिसिन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसमें डिटेल में उसकी एपिडेमियोलॉजी पढ़ी जा रही है। तो अब हम चालू करते हैं मलेरिया से। ठीक है, आज के दो टॉपिक थे, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस। आगे के हम टॉपिक्स कवर करेंगे धीरे धीरे। हम चालू करते हैं मलेरिया से। तो मलेरिया का बेसिक्स यार सभी को पता है। ठीक है, इतना तो बेसिक सबको पता है, उसकी लाइफ साइकिल और कितने स्पीशीज होती है। पर फिर भी हम एक फास्ट रिकैप मार लेते हैं। ठीक है, जिससे कि चीजें हमको एक बार आंखों के सामने आ जाए। तो किससे होता है मलेरिया, सभी को पता है। मलेरिया होता है एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो से। फीमेल मॉस्किटोस तो बहुत सारी होती है, अलग अलग स्पीशीज की होती है, बट जो एनोफिलिस स्पीशीज होती है, खासकर एनोफिलिस, ये उन्हीं कैटेगरी से होता है मलेरिया। ठीक है, क्योंकि वो मच्छरों के अंदर ही जेनेटिक कंपोजिशन उनका ऐसा होता है कि वो स्पोरोजोइड्स जो सारी चीजें बनती है ना, जो पूरी साइकिल चलती है, वो सिर्फ इन्हीं मच्छरों के अंदर चल पाती है। इसलिए वो सिर्फ एनोफिलिस मॉस्किटोज ही कॉज कर पाते हैं, दूसरे मच्छर कॉज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। अब देखो, हम एक बार देख लेते हैं, पूरा ओवरव्यू मान लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमारी चीजें इसमें रिवाइज होने वाली है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो, मलेरिया इज अ प्रोटोजुअल डिसीज। ठीक है, प्रोटोजुआ होता है ये, प्लाज्मोडियम जो होता है ना इसका, वो प्रोटोजुआ वैरायटी में आता है। तो मलेरिया एक प्रोटोजुअल डिसीज होती है जो कि पैरासाइट्स कॉज करते हैं। और वो पैरासाइट्स कौन से जेनस के, कौन सी स्पीशीज के होते हैं, प्लाज्मोडियम। हम सभी को पता है, हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेलम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। इंडिया में 4 कॉमन से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेर, और एक कौन बताएगा, प्लाज्मोडियम एक कौन सा बच रहा है बताओ, ओवेल। यस, सो फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया, ये 4 टाइप्स के प्लाज्मोडियम हमारे पास कॉमनली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज के जो पैरासाइट्स होते हैं, जो एनोफिलिस मॉस्किटोस होते हैं, वो ये डिसीज को कॉज करते हैं और ट्रांसफर करते हैं मैन के अंदर या इंसान के अंदर। एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो करियर होती है। ठीक है, वेक्टर होती है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, गाड़ी,
कोई भी एक गाड़ी जो कि पैसेंजर को लेके आई है, तो वो गाड़ी क्या है, एनोफिलिस मॉस्किटो, और पैसेंजर क्या है, वो प्लाज्मोडियम जिसको वो लेके आई है, वो पैरासाइट। ठीक है, तो देखो 6 प्राइमरी वेक्टर्स होते हैं मलेरिया के इंडिया में। अब ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये होते हैं 6 वेक्टर्स, ये 6 मॉस्किटो के नाम हैं जो कि एनोफिलिस कैटेगरी के हैं, जो हमारे इंडिया में कॉमन पाए जाते हैं। तो वो वेक्टर्स के नाम देख लो एक बार, कितने अच्छे अच्छे नाम है अगर गहराइयों में देखोगे तो। एक होता है एनोफिलिस कुल्सीफेशिस, एनोफिलिस कुल्सीफेशिस, CULICI है वो, ठीक है, कुल्सीफेशिस, ये इनके नाम होते हैं। अब ये वाला जो मच्छर होता है ये रूरल और पेरी अर्बन एरियाज जो होते हैं इनमें कॉमन पाया जाता है। फिर एक होता है एनोफिलिस फ्लूवियाटिलिस। अब फ्लूवियाटिलिस जो होता है F से फॉरेस्ट, तो ये वाला मच्छर जो होता है ये जंगलों में, फॉरेस्ट में या हिली एरियाज जो होते हैं, माउंटेन एरियाज, उनमें पाया जाता है। एक होता है एनोफिलिस स्टेफेंसी, तो स्टेफेंसी अर्बन एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया इन दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, मतलब हमारे एरियाज में हमको स्टेफेंसी मिल सकता है। एक होता है एनोफिलिस मिनिमस, ये भी फुट हिल्स में पाया जाता है। फुट हिल्स का मतलब जो छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं ना, कम हाइट्स के माउंटेन्स, ये उन जगहों पे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एनोफिलिस फिलिपेनिसिस एंड एनोफिलिस सिंडियकस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं इसके। ठीक है, तो ये 6 टाइप के कॉमन वेराइटीज हमारे इंडिया में पाई जाती है। इसको याद रखना, मतलब नाम याद तो नहीं होने वाले यार, वी आर नॉट एनी जियोग्राफिकल एक्सपर्ट्स, बट एटलीस्ट ठीक है थोड़े बहुत भी याद रह जाए तो, या कभी सुन लो तो समझ में आ जाए बस कि क्या है वो। ठीक है, तो एनोफिलिस कुल्सीफेसिस, एनोफिलिस फ्लूवियाटिलिस, एनोफिलिस स्टेफेंसी, एनोफिलिस मिनिमस, फिलिपेनेसिस एंड सिंडियकस, ये सब नाम ये वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो उस वायरस को कैरी करते हैं, वायरस नहीं एक्चुअली प्रोटोजुआ होता है वो। ठीक है, जो उस प्रोटोजुआ को अपने अंदर कैरी करते हैं, तो ये वेक्टर्स याद रखना। अब कितने टाइप्स के मलेरिया इंडिया में अवेलेबल होते हैं, देखो जगहों के हिसाब से नाम दिया गया है और कुछ नहीं है। अगर वो मलेरिया ट्राइबल एरियाज में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्राइबल मलेरिया। 50% जो होता है ट्राइबल मलेरिया वो फैल्सीपैरम से होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, 50% फैल्सीपैरम से होता है। जो मलेरिया रूरल एरियाज में होगा वो कहलाएगा रूरल मलेरिया। रूरल का मतलब क्या होता है, थोड़े वो वाले एरियाज जो कि अर्बन नहीं है, मतलब गांव खेड़े, गांव वाले इलाके, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर वाटर मेंटेनेंस नहीं है, तो उन एरियाओं में, रूरल एरिया में जो मलेरिया होगा वो कहलाएगा रूरल मलेरिया। अब आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि देखो हमारे पास 2 प्रोटोजुआ है, 2 प्लाज्मोडियम है, वाइवेक्स और फैल्सीपैरम, और यही 2 के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं इंडिया में। और इसमें भी कोई बताएगा सबसे ज्यादा कॉमन इन्फेक्शन किसका होता है, वाइवेक्स का या फैल्सीपैरम का? एनीवन? Which is more common in India, Vivax or Falciparum? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हमेशा देखना 55% तक केसेस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के आते हैं और 50% तक केसेस फैल्सीपैरम के आते हैं। ठीक है, ज्यादा केसेस आते हैं हमेशा वाइवेक्स के। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि एनोफिलिस कुल्सीफिशियस जो हमने पढ़ा था अभी वेक्टर ऊपर, ये मेन वेक्टर होता है। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को, ये जो लेके आया है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन लीन पीरियड में ज्यादा होते हैं। अब लीन पीरियड का मतलब क्या होता है, लीन पीरियड का मतलब कि बता सकता है क्या होता है, क्या समझते हो लीन पीरियड से? थमा हुआ वक्त, मतलब हर डिसीज का साल में एक टाइम होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए मलेरिया मोस्ट कॉमनली कब होता है, बारिश के सीजन में, या जब पानी जम जाए तो, या ठंड के सीजन में। मलेरिया के रेट्स गर्मियों में गिर जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं ना एनोफिलिस, ये वाले मच्छर, ये गर्मी सहन नहीं कर पाते, इनका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरण का रेट, तो ये मच्छर गर्मियों में मर जाते हैं, इसलिए समर में मलेरिया इतना कॉमन नहीं होता है। मलेरिया विंटर सीजन में और रेनी सीजन में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो लीन पीरियड का मतलब क्या होता है, थमा हुआ वक्त, मतलब अगर इनके पार, अगर समझो गर्मियों में हो रहा है बाय द वे मलेरिया, तो वो सब कैटेगरी में वाइवेक्स कॉज करवाती है। ठीक है, बट अगर पीरियोडिक एक्सबरेशन, मतलब कि जब होना चाहिए तब हो रहा है, जैसे अगर किसी को बारिशों में हो रहा है, ठंड में हो रहा है मलेरिया, तो उसमें चांसेस ज्यादा होती है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हो वो आपका पैरासाइट। ठीक है, तो ये चीजें होती है जो हम कम्युनिटी एस्पेक्ट से पढ़ते हैं कि कौन सी चीज कब एक्टिवेटेड रहती है,
कब इन्फेक्शन कराती है, ठीक है ऐसा। फिर थर्ड टाइप का होता है अर्बन मलेरिया, जो अर्बन एरियाज में होता है, जैसे सिटीज वगैरह, मेट्रो सिटीज वगैरह में। फिर प्रोजेक्ट एरियाज, जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स चलते हैं। अब जैसे आप सोचो बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज बनती है, बड़े बड़े जब डैम्स बनाए जाते हैं तो वहां पे वाटर स्टोरेज किया जाता है, वहां पे पानियों का बहुत काम होता है, उनको पानी को रोक के रखना पड़ता है, और जहां पानी रुकेगा वहां पे मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एरियाज जहाँ पे बड़े बड़े लेवल पे काम चलते हैं, इंडस्ट्रियल के काम चलते हैं, तो उन जगहों पे मलेरिया होगा, तो उसको हम बोलेंगे मलेरिया इन प्रोजेक्ट एरियाज। अब एक होता है बॉर्डर मलेरिया, कभी सुना था? बॉर्डर मलेरिया मतलब हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होती है उन बॉर्डर से भी मलेरिया फैलता है, तो उनको कहते हैं बॉर्डर मलेरिया। कोई बता सकता है? एनीवन एग्जांपल है, किसी बॉर्डर बताओ जो इंडिया से जुड़ती हो, जिसमें मलेरिया बहुत ज्यादा कॉमन पाया गया था 2004 में। किसी को पता है ऐसी कौन सी बॉर्डर इंडिया शेयर करता है, कौन सी कंट्री के साथ, जहां पे मलेरिया पाने की चांसेस ज्यादा होती है? मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? जस्ट लेट मी नो। ओके तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। वो होती है भूटान इंडिया बॉर्डर। हमारे जो इंडिया और भूटान की बॉर्डर है, तो सबसे बड़ा नाम इंडिया भूटान बॉर्डर का आता है मलेरिया ट्रांसफर करने में। भूटान में बहुत ज्यादा हाई रेट्स है मलेरिया का, तो भूटान की बॉर्डर से हमारी इंडिया की बॉर्डर में वो मलेरिया के जो मॉस्किटोज है वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो जो मलेरिया होता है बॉर्डर मलेरिया कहलाता है। एक होता है फॉरेस्ट मलेरिया जो कि जंगलों में होता है, और एक होता है फ्लड्स एंड मलेरिया। जब भी फ्लड्स आते हैं, जैसे केरला में आए थे, तो आपने पढ़ा होगा जब केरला में फ्लड्स आए थे तो उसके बाद मलेरिया का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था केरला में, ठीक है, मलेरिया का रेट। तो ये चीज याद रखना कि जब भी फ्लड्स आते हैं, जब भी सुनामीज आती है, ऐसी कुछ चीजें होती है, तो आपका जो मलेरिया होता है उसका रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो केरल में बढ़ गया था, ठीक है। तो ये होते हैं अलग अलग टाइप के मलेरिया डिपेंडिंग अपॉन द एपिडेमियोलॉजी, मतलब कहाँ पे उनके मच्छर ज्यादा पाए जा रहे हैं तो उनके हिसाब से नाम दिया गया है, और कुछ भी नहीं था, ठीक है, बड़ा इजी था। अब अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो लाइफ स्पैन। ये जो एनोफिलिस मॉस्किटोज होते हैं ना, इनकी ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों की लाइफ स्पैन होती है, 2 वीक्स, ठीक है। तो 10 to 12 डेज ज्यादा से ज्यादा इतना ये लोग जीते हैं, पता होना चाहिए। चॉइस ऑफ होस्ट, कोई बताएगा होस्ट का मतलब क्या होता है? एनीवन? होस्ट मतलब जिसमें वो प्लाज्मोनियम को आना है, तो वो प्रेफरेंस होता है हर चीज का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जब जियोग्राफी पढ़ा करते थे 10th क्लास में, 12th क्लास में, या नीट प्रिपरेशन के लिए, तो हम उसमें पढ़ते थे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे बड़ी जो वेल्स होती है, तो आप कभी भी देखो वेल्स के साथ साथ छोटी छोटी मछलियों के गुच्छे हमेशा चलते रहते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश हमेशा बड़ी वेल के साथ ट्रेवल करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल फिश को सेफ्टी मिलती है उससे। स्मॉल फिश को खाने वाली जो शार्क्स होती है वो वेल के पास आना पसंद नहीं करती है, तो जो मछलियों के जो गुच्छे चलते हैं वेल के साथ साथ, बिग वेल के साथ साथ, वो मछलियों के गुच्छे सेफ हो जाते हैं। तो उन छोटी मछलियों के लिए वो वेल क्या हो गई? होस्ट हो गई एक तरीके से, जो उनको सेफ्टी दे रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो इन मछलियों के लिए जो होस्ट होता है वो होता है एंथ्रोफिलिक स्पीशीज, ये इनके पास आना पसंद करते हैं। अब ये बहुत डिटेल स्टडी है, हम इतना डीप में नहीं घुसेंगे, याद रखना कि इन मच्छरों के लिए होस्ट क्या होता है? एंथ्रोफिलिक स्पीशीज, एंथ्रोफिलिक ग्रुप की, ठीक है। अब एक होती है रेस्टिंग हैबिट्स, एक होती है ब्रीडिंग हैबिट्स। इन मच्छरों को आराम भी करना है और इन मच्छरों को ब्रीडिंग भी करनी है। तो मच्छर जब आराम करते हैं तो उनके पास 2 रास्ते हैं आराम करने के, या तो एंडोफिली या तो एक्सोफिली। अब ये टर्म्स समझना, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, और एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। मतलब आप जैसे अभी आपके घर के अंदर हो, एक टर्म बताता हूं मैं आपको, उसको बोलते हैं ह्यूमन ड्वेलिंग। ह्यूमन ड्वेलिंग का मतलब होता है कि द प्लेस वेयर द ह्यूमन बीइंग इज लिविंग। जैसे अभी हम लोग घर के अंदर रह रहे हैं तो हमारा ड्वेलिंग हुआ। तो अगर ये मच्छर आपके घर के अंदर आराम करना पसंद करते हैं तो वो मच्छर कहलाते हैं एंडोफिलिक मॉस्किटोज, और अगर वो मच्छर बाहर के एनवायरमेंट में आराम करना पसंद करते हैं तो वही मच्छर कहलाते हैं एक्सोफिलिक मॉस्किटोज। तो आप देख रहे हो कितने डिटेल स्टडीज होती है इनके ऊपर, कि सारा मच्छरों को भी नहीं छोड़ा आपने। आप मच्छरों तक में ये देख रहे हो कि उनको आराम करना कहाँ पसंद है, आपके घर के अंदर कि बाहर के एनवायरनमेंट में। ऐसी स्टडीज होती है, पूरा जीवन निकल जाएगा पर तो भी एक मच्छरों की स्टडी नहीं कर पाओगे, इतना दुनिया आगे बढ़ चुकी है हाई लेवल की। तो ये होती है मीनिंग ऑफ एंडोफिली एंड
एक्सोफिली की मच्छर कहाँ ये आराम करना पसंद करते हैं। अब एक होती है ब्रीडिंग हैबिट्स। अब हमको तो ये पता ही है कि मच्छर कभी ब्रीडिंग कहाँ पे करते हैं, मूविंग वाटर, वेल्स में, मतलब आपके कुएं में, फाउंडेशंस जो होते हैं, फाउंटेन्स जो होते हैं, फव्वारे, उस जगहों पे, और गार्डन में जो पूल्स बने हुए रहते हैं, ठीक है, गार्डन्स वगैरह में जहाँ भी वाटर होता है वहां पे ये अपने आप को ब्रीड करना पसंद करते हैं और अपने एग्स को ले आउट करते हैं, ठीक है। इनका टाइम ऑफ बाइटिंग जो होता है जनरली नाइट टाइम होता है, इसलिए बोलते हैं कि रात में अपने आप को प्रॉपर कवर करके बाहर निकलना चाहिए, जो भी क्रीम्स आती है ऑटोमॉस आउटलेट, है ना, क्योंकि नाइट टाइम में ये मच्छर ज्यादा काटते हैं मलेरिया वाले। उसी तरह डेंगू के जो मच्छर होते हैं आपको पता होना चाहिए, वो भी शाम के टाइम में ज्यादा काटते हैं। और डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो नीचे की हाइट पे उड़ते हैं, बिल्कुल लो हाइट पे उड़ते हैं, इसलिए वो पैरों पे ज्यादा काटते हैं डेंगू के मच्छर, ठीक है। ये सब चीजें, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, यही तो कम्युनिटी मेडिसिन है, जिसमें इनके ऊपर स्टडी की गई है कि कौन सा मच्छर कितनी हाइट पे उड़ता है, तो आपको कहाँ कहाँ काट सकता है। ये सब होती है कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा था ये बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ा है चीजों के बारे में। अब आ जाओ एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इसको फटाफट पढ़ते हैं। देखो 3 चीजें पढ़नी होती है इसमें हमको। एजेंट फैक्टर्स, कि कौन सा एजेंट है जो उस प्लाज्मोडियम को लेके आया है। एक होता है होस्ट फैक्टर, मतलब अपन में से क्या क्या चीजें जिसके कारण अपन को मलेरिया हो रहा है। और एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि किस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर उस कंडीशन को होने में या ना होने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो whenever you study this triad which includes your agent, host and environment, it is called in umbrella term your epidemiology. Okay, इसको बोलते हैं epidemiology. So now start with the agent factors. Agent factors में पैरासाइट तो प्लाज्मोडियम था, हमको पता ही है, जिसको 4 स्पीशीज ऑफ मलेरिया में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मैं बता चुका हूँ, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, मलेरिया एंड ओवेल। और इंडिया में मोस्ट कॉमन कौन सा इन्फेक्शन होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है। और फिर नंबर आता है फेल्सीपेरम का, फिर नंबर आता है मलेरिया का, और लास्ट में आता है ओवेल, ठीक है। ओवेल हमारे इंडिया में लास्ट में आता है। और मलेरिया भी, मतलब ये प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल ये इतने कॉमन इंडिया में तो नहीं है। इंडिया में सिर्फ वाइवेक्स और फेल्सीपेरम ये दोनों बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इनको याद रखना। तो ये थे एजेंट फैक्टर्स, इतने टाइप के, 4 टाइप के। फिर हम आते हैं होस्ट फैक्टर्स में। होस्ट का मतलब क्या, अब हमारी अंदर ऐसी क्या क्या चीजें जो इन मच्छरों को और बढ़ावा देती है। जैसे कि मैं बात करता हूं एज की, तो पैरासाइटिमिया इन इन्फेंसी, मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं, पैरासाइटिमिया का मतलब क्या होता है, ट्रेसेस ऑफ पैरासाइट्स इन द ब्लड। जब ब्लड में पैरासाइट्स के ट्रेसेस मिलते हैं तो उसको बोलते हैं पैरासाइटिमिया। तो ये पैरासाइटिमिया जो होता है इन्फेंसी में, लो इनिशियली एंड इंक्रीजेस एज मैटरनली एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिक्रीजेस। मतलब आप कभी भी देखो जो छोटे छोटे इन्फेंट्स होते हैं उनमें ना मलेरिया का रेट थोड़ा सा कम होता है। वो इसलिए क्योंकि उनको अभी नई उनकी माँ की इम्यूनिटी मिली हुई रहती है ना। जब भी बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसके अंदर उसकी माँ की बिल्कुल पावरफुल इम्यूनिटी होती है, तो उनमें ये इन्फेक्शन इतने कॉमनली नहीं होते। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्या होता है, माँ की इम्यूनिटी कम होना चालू हो जाती है, क्योंकि बच्चा उसे खुद की इम्यूनिटी डेवलप करना चालू कर देता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड और इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब जो आप खुद डेवलप करते हो, और एक्वायर्ड जो आपको मिली है ना। तो जैसे तो बच्चा बड़ा होना चालू होगा उसको मलेरिया का खतरा उतना ही बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ की इम्यूनिटी कम होना चालू हो गई है। तो ये होता है एज फैक्टर। अगर मैं बात करता हूँ ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, देन मेल्स में ये रेशियो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इसका बड़ा इजी सा रीजन है कि मेल्स जॉब करते हैं, बाहर घूमते हैं, बाहर की दुनिया ज्यादा मेल्स घूमते हैं, तो मच्छर उनको ज्यादा काटते हैं, ठीक है। इसलिए मेल्स में ये ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ देयर आउटडोर लाइफ दे लीड। फिर अगर प्रेगनेंसी की मैं बात करता हूं तो कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमी ग्रेविडे। क्या समझते हो, प्राइमी ग्रेविडे और मल्टीपेरस है। मल्टीपेरस और प्राइमी पेरस 2 नाम से क्या समझते हो, एनीवन? Yes, prima gravida means एग्जैक्टली प्राइमा ग्रेविडा मीन्स फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है। कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उस फीमेल को हम प्राइमा ग्रेविडा बोलते हैं उस प्रोसेस को। और जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है जैसे सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपैरा। तो ऐसा देखा गया है स्टडीज में कि जो प्राइमा ग्रेविडा होता है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में पैरासिटिमिया की जो चांसेस होती है वो काफी ज्यादा होती है। मतलब फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम जो होता है वो अटैक कर देता है फीमेल्स को जब वो प्राइमा ग्रेविडा वाली फेज में होती है। बट जैसे जैसे फीमेल फिर मल्टी
प्री ग्रेविडा में पहुंच जाती है, आगे जाके जब प्रेगनेंसी होने लग जाती है तो फिर ये जो इन्फेक्शन है ये इतना नहीं होता है, ठीक है, बट प्राइमा ग्रेविडा में ज्यादा होता है, तो याद रखना। जेनेटिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो जिन बच्चों में या जिन लोगों में HbF या थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया, ये जो डिसीजेस होती है जो कि सब जानते हैं, सब ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, RBC के डिसऑर्डर्स होते हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, तो जिन लोगों में ये चीजें होती है ना, उन लोगों की जो जेनेटिक होती है, मतलब उनके जो RBC होते हैं वो प्रॉपर शेप में ही नहीं होते, उनका पूरा ब्लड का जेनेटिक ही चेंज हो जाता है, तो ऐसे लोगों में पता क्या मलेरिया का इन्फेक्शन इतना देखा नहीं गया है। दे सीम टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मलेरिया इन्फेक्शन, क्योंकि इसको ऐसे आता है कि मच्छर हमेशा अच्छा खून प्रेफर करता है, उसको आपका गंदा खून नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, इन सब में आपका ब्लड नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है, इसलिए मच्छर इन लोगों को अटैक नहीं कर पाते हैं, मतलब अटैक तो करते हैं पर जो वायरस छोड़ते हैं, जो प्रोटोजोआ छोड़ते हैं वो अंदर, वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाता है इन लोगों की बॉडी में, ठीक है। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको मलेरिया से बचाने के लिए या होने में, ठीक है, दोनों तरफ से आप इसको बोल सकते हो। अब जो जिनकी इम्यूनिटी कम है ना जेनेटिकली, तो इम्यूनिटी जिनकी कम होगी उनमें तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों टाइप की चीजें अवेलेबल होती है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। ये हो गए हमारे होस्ट फैक्टर्स। अब हम आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। अब देखो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें होती है। क्लाइमेट भी हमारे मच्छरों की डेंसिटी को, लॉन्गिविटी को, कि कितने दिन वो जिंदा रह रहे हैं, कितने दिन में मर रहे हैं, है ना, उनके बिहेवियर्स को, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट हमारा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि रेनफॉल जब भी होती है तो रेनफॉल से क्या होता है, ब्रीडिंग बढ़ जाती है मच्छरों की, इसलिए हमारा नेशन या हम लोग एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स जब भी बरसात का सीजन चालू होता है तो आप देखो कि हर जगह दुनिया भर में स्प्रेज होना चालू हो जाते हैं, ये मच्छरों के जो स्प्रेज होते हैं वो होना चालू हो जाते हैं, मतलब कितने सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लेना चालू कर देते हो, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल के सीजन में आपको पता है कि इनका ब्रीडिंग रेट बढ़ जाता है तो उसको स्लो डाउन करना पड़ता है। इसको हम देखेंगे अभी आगे जब प्रिवेंटिव मेजर्स पड़ेंगे तो किस किस मेजर्स से हम लोग इनको कम करते हैं या आगे पड़ेंगे, ठीक है। फिर टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसी है, मिट्टी में नमी तो नहीं है, क्योंकि मिट्टी में अगर नमी होगी तो मच्छर वहां रहना पसंद करते हैं, ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉइल, आपका टेरेनियन कैसा है ना, और दुनिया भर की और चीजों पे आपका ये जो पूरा रेट है मच्छरों के ब्रीडिंग का वो डिपेंड करता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर कभी भी मच्छरों को पसंद नहीं आता है, इसलिए हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जहां भी होती है वहां पे ये मच्छर जिंदा नहीं रह पाते हैं। उनकी ब्लड मिल फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट होता है, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी से उनको खून कंज्यूम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, उनको भूख नहीं लगती एक तरीके से। और जो स्पोरोगोनी होती है, स्पोरोगोनी मतलब उनकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, अंदर ही अंदर वो जो अपने डिविजन्स करते रहते हैं, वो चीजों में बहुत बड़ा अफेक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सब थी कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ मच्छर ज्यादा पाए जाएंगे, कब उनका ब्रीडिंग रेट बढ़ता है, कितने दिन वो जिंदा रहते हैं, कौन से कॉमन रहते हैं, इन सब की स्टडी करने को ही हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो इंक्यूबेशन से, कि जब वो अटैक हुआ है आपके अंदर तो सिम्टम्स आने में कितना टाइम लग रहा है, फ्रॉम द डे ऑफ अटैक हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द सिम्टम्स टू अकर इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन, ठीक है। तो इन मच्छरों का इंक्यूबेशन पीरियड से ही हमको समझ में आता है कि कौन सा प्लाज्मोडियम ने बॉडी में अटैक किया है। अब आपको पता है ये फंडा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर 2 दिन बाद बुखार और हर 3 दिन बाद बुखार, है ना, ये चीज हम हमेशा सुनते आ रहे हैं। तो यही होता है इनका इंक्यूबेशन पीरियड। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 22 दिन का। 22 दिन का मतलब समझो आज अगर आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम इंजेक्ट हुआ है तो उसको 22 दिन लगते हैं आपके बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करने में और बेबी सेल्स बनाने में और आपके सिम्टम्स को लाने में, ठीक है। तो 22 दिन होता है वाइवेक्स का और 35 दिन होता है फैल्सीपेलम का, ये याद रखना। 35 डेज फॉर फैल्सीपेलम एंड 22 डेज फॉर वाइवेक्स। ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोगों को मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में एंट्रेंस देनी होती है टॉप कॉलेजेस के लिए, उनमें इतनी बारीक बारीक चीजें कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को कभी निगलेक्ट मत करना, हमेशा याद रखना। 22 डेज फॉर वाइवेक्स एंड 35 डेज फॉर फैल्सीपेलम, ओके। तो ये था हमारा एपिडेमियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 चीजें पढ़ी थी इसमें, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बड़ा इजी है। अगर आपको मच्छर काटेगा, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अगर आपको काटेगी
तो वो आपके अंदर ट्रांसमिट कर देगी उस प्रोटोजुआ को। और एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट का मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर आपके ब्लड में मलेरिया प्रेजेंट है, उसके पैरासाइट्स प्रेजेंट है, अगर आप नीडल्स शेयर कर रहे हो, अगर आप किसी नाई के आप रेजर्स को शेयर कर रहे हो, अगर ड्रग एडिक्टेड लोग जो होते हैं वो इंजेक्शन लेने के लिए सेम इंजेक्शन का यूज करते हैं, तो अगर गलती से भी ब्लड ट्रांसफर हो गया from human to human, then this transfer of blood from human to human can cause malaria also. So malaria is transmitted via two measures: vector transmission via mosquitoes and direct transmission from human itself. ठीक है, तो ये दो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मलेरिया के होते हैं। एक होता है कंजेनिटल ट्रांसमिशन, मतलब मदर से उसके चाइल्ड को, अनबॉर्न चाइल्ड को, ठीक है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए भी जो मदर का ब्लड है वही तो जाता है बच्चे के अंदर, तो प्रेगनेंसी के टाइम भी ये हो सकता है, तो उसको बोलेंगे कंजेनिटल ट्रांसमिशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है फीचर्स होते हैं बड़े इजी। क्या फीचर्स दिखते हैं मलेरिया के यार? हेडेक होगा, मलेज का मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनवेल, अच्छा नहीं लग रहा है, थकावट हो रही है, फटिग मतलब थकावट, नोजिया, लाइट हेडीनेस, चक्कर आ रहे हैं, मसल पेन होता है मलेरिया में, डायरिया हो सकता है मलेरिया में, हल्का सा फीवर आता है, ठीक है, ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। अब देखो, अब हम देखते हैं मलेरिया पैरोक्सिज्म का मतलब क्या होता है? रुक रुक के बुखार आना। हम हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा दो फेजेस होते हैं, एक फेज में बुखार आता है, गर्मी लगती है, और वही दूसरे फेज में एकदम से ठंड लगती है, कपकपा जाते हो, तो इसको बोलते हैं पैरोक्सिज्म, एक के बाद एक। तो एक होती है कोल्ड स्टेज और एक होती है हॉट स्टेज, एक में बुखार और एक में ठंड, ठीक है, तो ये होती है। अब इससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। अब जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल और फेल्सीपेरम, ये तीनों की जोड़ी को बोला गया है टर्शियन का मतलब होता है तीन, मतलब इनका बुखार हर तीसरे दिन में आता है। समझो किसी को आज बुखार आया, अब कल नहीं आया, परसों नहीं आया, उसके बाद वाले दिन आया, तो आप समझ जाना कि वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो वाइवेक्स, ओवेल या फेल्सीपेरम, इनमें से किसी का हो सकता है, ठीक है। और एक होता है कॉर्शियन का मतलब होता है चार। अगर बुखार हर चौथे दिन आता है तो वो करवाता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो कि इतना कॉमन इंडिया में नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो अगर आपको बुखार डे 1 and 4 पे आता है, then it is caused by plasmodium malaria, and if the fever is coming in every 3 days, then it is because of plasmodium vivax, ovel और falciparum। और इंडिया में कॉमन यही वाला होता है कि हर तीसरे दिन में आपको बुखार आता है, ठीक है, ये याद रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है मलेरियल इंडाइसिस। मलेरिया को स्टडी करने के लिए आप सोचो, इतना बड़ा नेशन है, 130 करोड़ लोगों का, कैसे स्टडी करते होगे आप कि आप हर चीजों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, चीजें हवा में नहीं हो रही है, हमेशा याद रखना। आप जब भी आपका एक ब्लड सैंपल भी जब आप देते हो हॉस्पिटल में, तो वो रिकॉर्ड्स में ऐड हो जाता है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में, और वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स कंटिन्यूसली, ये जो कम्युनिटी पूरी होती है हमारे इंडिया की नेशन लेवल पे, उसमें ये अपडेट्स किए जाते हैं कि कितने ब्लड सैंपल्स लिए गए, उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने लोग नेगेटिव आ रहे हैं, इन चीजों का डिटेल एनालिसिस होता है। बायोस्टैटिक्स इसलिए हम पढ़ते हैं, इन चीजों को एनालिसिस करने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है बायोस्टैटिक्स। बड़े बड़े फॉर्मूले लगाए जाते हैं और ये पता लगाया जाता है कि कहाँ पे रेट ज्यादा है, कहाँ पे रेट कम है, कितने लोग इससे मर रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं इंडाइसिस। तो ऐसे मलेरिया के लिए बहुत सारे इंडाइसिस होते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो 3 हमको पता होना चाहिए वो ये है। एक होता है ABER, मतलब एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, एक साल में कितना ब्लड एग्जामिन हो रहा है उसका रेट, है ना। तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लड स्मीयर्स एग्जामिन ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में आपने कितने ब्लड स्मीयर्स को एग्जामिन किया है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन अंडर सर्वाइलेंस, कि कितने पॉपुलेशन में आपको ऐसा लग रहा था कि इनको मच्छर ने काटा हो सकता है, इनको मलेरिया हो सकता है, तो वो पॉपुलेशन जिनकी आप, जो आपके सर्वाइलेंस में है, जो आपके डाउट्स में है, उनको डिवाइड कर देना है उससे इंटू 100, है ना। तो इसका जो भी रेशियो लिख लेगा वो रेशियो इंडिकेट करता है कि हाँ देश भर में एक साल में कितने रेट में ये चीजें फैलती है, ठीक है। हर चीजों के ऐसे फॉर्मूले होते हैं। फिर एक होता है एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस, इसमें देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंफर्म्ड केसेस ऑफ मलेरिया इन 1 ईयर, एक साल में कितने कंफर्म केसेस मिले हैं मलेरिया के, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कवर्ड अंडर सर्वाइलेंस, और कितने पॉपुलेशन को आपने स्टडी किया था, उससे डिवाइड करके इंटू 100। तो वापस से जो यूनिट आएगा उससे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ
नेशन में कौन सी चीजें की ग्रोथ कितनी हो रही है। देखो दो चीजें हमेशा होती है, कम्युनिटी मेडिसिन पूरा दो चीजों पे चलता है, एक होती है मॉर्बिडिटी और एक होती है मॉर्टिलिटी। मॉर्टिलिटी का मतलब होता है मरण, डेथ रेट, कितने लोग मर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्टेलिटी। और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन, एक डिसीज कितने तेजी से फैलती है, कितने तेजी से भयानक बनती है, उसकी स्टडी को बोलते हैं मॉर्बिडिटी। ठीक है, तो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी इन दोनों रेट्स को पढ़ने के लिए ये फॉर्मूलेस लगाए जाते हैं। इनके यूनिट से इनके जो आंसर्स आते हैं उनसे हमको पता लगता है इन चीजों के बारे में। तीसरा जो इंडाइसेस होता है वो होता है SPR, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, मतलब कि नंबर ऑफ ब्लड स्मीयर्स फाउंड पॉजिटिव फॉर मलेरिया। अब जितने भी आपने ब्लड स्मीयर्स किए उसमें से कितने केसेस आपको पॉजिटिव मिले, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्मीयर्स एग्जामिन। समझो आपने 100 स्मीयर को एग्जामिन किया और 100 स्मीयर्स में से 70 पॉजिटिव आए, तो 70/100 इंटू 100 है ना। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा 70/100 इंटू 100, मतलब कि 70%। तो ये आपका SPR हो जाएगा, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, इसी चीज को बोलते हैं। तो ये थे 3 इंडाइसेस जो कि मलेरिया की स्टडी करने में हेल्प करते हैं। चलो फटाफट रिवाइज करो, फटाफट मुझे बताओ कौन से थे वो 3 इंडाइसेस, फास्ट। एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, यस। सेकंड एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, ओके, एंड SPR, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना। ABER, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट की एक साल में कितना ब्लड एग्जामिनेशन किया आपने। फिर APF कि कितने ब्लड्स में आपको कंफर्म केसेस कितने मिले आपको, तो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। और एक होता है कि SPR कि कितने केसेस आपको उसमें से पॉजिटिव मिले। ठीक है, तो स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, ये तीनों चीज आती है आपकी मलेरिया इंडाइसिस में। तो अगर आप एग्जामिनेशन में भी लिख रहे हो ना कम्युनिटी मेडिसिन के एग्जाम में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखना उसमें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर्स यही पॉइंट्स देखना पसंद करेगा, अगर उसको ये पॉइंट्स मिलेंगे तो वो अच्छे मार्क्स देगा। वरना अगर आप नॉर्मल लिख के दोगे कि मलेरिया क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वो तो सभी को पता है यार, वो तो सभी को पता है, वो तो बच्चा बता देगा कि क्या आता है इसमें सिम्टम्स वगैरह में। ये चीजें अलग होती है जो हमारे पेपर को अलग बनाती है। ठीक है, तो याद रखना। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, और वो है फाइनली कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। किस तरीके से इस चीजों को कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई गई है। जैसे कि प्रेगनेंसी में एज अ प्रोफिलिक्सिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज आगे ना हो तो उसको ट्रीट करने के लिए पहले से ही आप दवाई दे दो। तो देखो प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यूनाइन सॉल्ट का यूज करने को बोलते हैं फीमेल पेशेंट्स को। ठीक है, क्यूनाइन सॉल्ट 10 mg पर kg के हिसाब से, मतलब 1 किलो की महिला पे 10 mg का वो क्वांटिटी होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो क्यूनाइन सॉल्ट उनको खाने को बोलते हैं, क्योंकि क्यूनाइन आप याद रखना, क्यूनाइन, क्लोरोक्यूनाइन, ये सब दवाई होती है जो मलेरिया में यूज होती है। तो ऐसे क्यूनाइन के सॉल्ट्स भी आते हैं, नमक जिनमें क्यूनाइन मिला हुआ रहता है। तो ये सब चीजें खाने से क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा बच जाता है। उसी तरह से सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में उन फीमेल्स को ACT-AL और ACT-SP ऐसी करके 2 दवाई आती है, वो दी जाती है। देखो ज्यादा इनकी डिटेल में जाना नहीं, ठीक है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ACT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ACT बड़ा इजी होता है, मतलब इसमें इसका फुल फॉर्म क्या था, ACT का आर्टेमिसिनिन, हाँ आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है ये। CT का मतलब होता है कॉम्बिनेशन थेरेपी, और A से आता है आर्टेमिसिनिन। ठीक है, तो आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, ये और कुछ नहीं होता है। तो ऐसे 2 दवाई आप फीमेल पेशेंट्स में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज करते हो। एक होती है कीमोप्रोफिलिक्सिस, कुछ दवाई देके पहले से ही प्रोफिलिक्सिस के उस पर वर्क कर लो। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आप लोग जब वैक्सीन लगाते हो तो आपको प्रोफिलिक्सिस में पैरासिटामोल लेने को बोलते हैं कि भले आपको बुखार नहीं आ रहा हो, बट वैक्सीनेशन के बाद आप क्या करो, पैरासिटामोल ले लो जिससे आपको बुखार ना आए ऐसा। ठीक है, तो वो होती है प्रोफिलिक्सिस। तो उसी तरह से डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्विन, ये सब कॉमन दवाइयां है जो दी जाती है मलेरिया में। तो एटलीस्ट आपके दवाइयों के नाम पता होना चाहिए कि हम कभी प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं किसी का तो हम देख के इमीडिएटली समझ जाए। ठीक है, तो डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्विन, ये सारी जो दवाई है प्रोफिलिक्सिस के रूप में दी जाती है।
अब हम पढ़ते हैं प्रोग्राम्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे नेशन में, हमारे देश में और विदेशों में क्या क्या प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम होता है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ये 1953, ठीक है, जब रिलीज हुआ था 1953 में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम। अब ये नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बड़े इजी। देखो मलेरिया हुआ है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसमिशन को कम करना है ना, उसको लो लेवल पे रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जिन लोगों ने प्रोग्राम डिजाइन किया था उन लोगों ने क्या बोला था कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मलेरिया ट्रांसमिशन को हमको कम करना है, हमको मलेरिया ट्रांसमिशन को एकदम लो लेवल पे रखना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। तो उसके लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? रेसिडुअल इंसेक्टिसिडल स्प्रेस। उनने इंसेक्टिसिडल स्प्रेस का डेवलपमेंट किया। कुछ ऐसी दवाइयां उन लोगों ने बनाई जिससे कि ये मच्छर मर जाते हैं, इनके लार्वा जो होता है वो मर जाता है। तो इन लोगों ने इंसेक्टिसिडल स्प्रेस को छिड़कना चालू किया जगह जगहों पे, ठीक है। ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आप एक चीज नोटिस करना, हमेशा जब भी अपग्रेड होता है इन चीजों में तो वो कुछ कुछ चीजों को पकड़ लेते हैं। जैसे 1953 में जो ये प्रोग्राम था इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इनको मलेरिया ट्रांसमिशन को कम करना था। अब देखो इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि खत्म करना है। क्यों नहीं सोचा? इन लोगों ने क्या सोचा कि कम करना है, हमको मलेरिया ट्रांसमिशन को कम करना है, बट इन्होंने ये नहीं सोचा कि उसको खत्म करना है। तो ये पॉइंट किसके दिमाग में आ गया? तो उसने क्या किया? 1958 में ओल एक प्रोग्राम बना दिया, उसको बोल दिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। मतलब जो पहले कंट्रोल था अब वो बन गया इरेडिकेशन। और इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? खत्म करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू इरेडिकेट मलेरिया फ्रॉम इंडिया इन 7 to 9 years। मतलब इन्होंने टारगेट लेके चला था कि हमको आने वाले 7 से 9 साल के अंदर मलेरिया का नामो निशान मिटाना है, उसको इरेडिकेट कर देना है, ठीक है। और इसके लिए इसने क्या क्या किया? इसने वही चीज की, इंसेक्टिसाइड स्प्रेस का यूज किया। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम ने क्या किया? इन लोगों ने स्प्रे तो किए ही किए, साथ में रेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया। रेडिकल ट्रीटमेंट मतलब दवाई, ठीक है, दवाई देना इन्होंने चालू की। तो दवाई का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो क्यूनाइन होती है, क्लोरोक्यूनाइन, ये सब कॉमन दवाई है जो इसमें दी जाती है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा दवाइयों के नाम, ठीक है। एक डीडीटी नाम की स्प्रेज आते हैं, ठीक है। डीडीटी आपने सुना होगा, मलेरिया में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिन, है ना, डीडीटी। तो ये चीज कॉमन यूज की जाती है मलेरिया में। इसके अलावा तो ये थे इनके एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स। हर प्रोग्राम में आपको 2 चीजें लिखनी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, क्या करते हैं वो उसके लिए। चलो पहले तो इन 2 प्रोग्राम्स को इसमें, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटेजीज क्या थी आपके नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की। उन्होंने क्या बोला था कि आप उनको क्या करना था? उनको कंट्रोल करना था। इंसेक्टिसाइडल स्प्रेस का उन्होंने यूज किया था। ह्यूमन ड्वेलिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जहां भी इंसान बस्ती है, इंसानी बस्ती जहां भी होती है उसको ह्यूमन ड्वेलिंग बोलते हैं। तो उन जगहों पे इन लोगों ने इंसेक्टिसाइडल स्प्रेस किए थे। मलेरिया कंट्रोल टीम्स बनाई गई थी, है ना, कि उनके मलेरिया की इंसिडेंस को मॉनिटर करने के लिए कि कौन कौन से एरिया में कितना ज्यादा मलेरिया फैल रहा है, उनकी स्टडी करने का इनका काम था। और एंटी मलेरियल ड्रग्स, है ना, ये अवेलेबल कराई गई थी पेशेंट्स को। ये 3 एक्टिविटीज करवाई थी एनएमसीपी ने, मतलब नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ने। फिर जो इरेडिकेशन प्रोग्राम था उसने क्या किया? चेंज इन कंसेप्ट फ्रॉम कंट्रोल टू इरेडिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि 7 से 9 साल में पूरा का पूरा मलेरिया को इरेडिकेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से और देखो जब ये प्रोग्राम चला था ना तो बराबर 1965 में जब एनालिसिस किया गया था तो बहुत कम रिपोर्टेड नील डेथ रिपोर्ट, मतलब कि बहुत ना के बराबर डेथ हुई थी मलेरिया से, मतलब खतरनाक रिडक्शन हुआ था केसेस में। ये इसका सिग्निफिकेंस था, इम्पैक्ट था, ठीक है, इस प्रोग्राम का। फिर एक था इंटेंसिफाइड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। अब देखो ये लॉन्च हुआ था 2005 में, है ना। अब इस प्रोजेक्ट ने, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि इंक्रीज एसेस रैपिड डायग्नोसिस, की फटाफट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए कम्युनिटी को, जिनको मलेरिया हुआ है उनको फटाफट ट्रीट किया जाए, डायग्नोस किया जाए, और साथ में ट्रांसमिशन को कम भी किया जाए। अब ट्रांसमिशन को कम करने के लिए देखो ये लोग क्या लाए थे? इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, जो हमारी मच्छरदानी होती है। तो सोच रहे हो
मच्छरदानी भी इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड बेड नेट्स क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि वो जो मटेरियल यूज किया गया है आपके मॉस्किटो नेट्स बनाने में, वो मटेरियल में इंसेक्टिसाइड्स है, उसमें ऐसी पावर है जो आपके मॉस्किटोज को रिपेल करती है, ठीक है? तो इनको मॉस्किटोज रिपेलिंग बेड नेट्स भी बोलते हैं। तो देखो ये वाला कंसेप्ट लाए थे ये लोग आगे जाके 2005 में, ठीक है? इंटेंसिफाइड का मतलब वही होता है कि क्या अपग्रेड किया उनने। लार्विवोरस फिश, कुछ ऐसी मछलियों का आविष्कार किया गया या मछलियों को पढ़ा गया कि जो मछलियां इन मॉस्किटोज के लार्वेस को खाती है। तो क्या किया गया कि जहां भी स्टिल वाटर था, जैसे फाउंटेन्स के एरियाज में या जहाँ भी पानी थमा हुआ है, जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो वहां पे इन मछलियों को छोड़ दिया गया था, लार्विवोरस फिश को। इनको मॉस्किटो ईटिंग फिश भी बोलते हैं। तो इन मछलियों को छोड़ दिया गया वहां पे। तो इन मछलियों को तो खाना ही था लार्वे, इन मछलियों को खाना था वो लंच और डिनर, है ना? तो ये करते गए उनका लंच और डिनर, और धीरे धीरे करते करते ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली कम होते गया। तो ये देखो कितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट ये लोग लाए थे। फिर इन लोगों ने क्या बोला कि सिर्फ ट्रांसमिशन करने से और मारने से भी काम नहीं चलेगा, उतने ही लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों ने पॉपुलेशन पे वर्क किया, पॉपुलेशन अवेयरनेस रिगार्डिंग मलेरिया को बांटने में हेल्प किया कि आप ओडोमॉस क्रीम्स का यूज करो, उधर लगाओ, पैर पे लगाओ, हाथ पैर में लगाओ, बाहर निकलने से पहले लगाओ। ये सब पॉपुलेशन अवेयरनेस थी जो ये लोग लेके आए थे। और लास्ट में टू प्रमोट कम्युनिटी, एनजीओ जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी जब भी ये सब चीजें होती है ना इंडिया में, तो हमेशा दो चीजें वर्क करती है। एक होती है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और एक होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है, ये प्राइवेट एजेंसीज होती है, ठीक है? हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले आने वाले लेक्चर्स में कि कितने टाइप्स के एनजीओ हमारे इंडिया में चलते हैं, इंटरनेशनली चलते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि एनजीओस, प्राइवेट सेक्टर, इनका पार्टिसिपेशन भी लिया। इनने क्या सोचा कि अकेले हम लोग काम करेंगे तो बात नहीं बनेगी, इंडिया तो बहुत बड़ा है। तो इनने बोला कि हमको हेल्प मिलना जरूरी है। तो इन लोगों ने कम्युनिटी से, एनजीओ से और दूसरे जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उनसे हेल्प मिलना चालू किया। तो देखो इन लोगों ने इतनी सारी चीजें की थी। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो अभी तक हम 3 प्रोग्राम पढ़ चुके हैं, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम और इंटेंसिफाइड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। देखो ये नाम में बस पकड़ लो, याद मत करो, रटो मत, सिर्फ ये 3 नाम रट लो बस। अंदर की चीजें तो भर भर के लिख के आ सकते हो, क्योंकि अब तो आइडिया लगी गया है कि हर चीजों का काम क्या है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज वो लोग अपनाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं डिसीजेस को। तो अंदर का लिखना कभी हार्ड नहीं होता है, बस ऊपर के नाम तो याद आना चाहिए, तभी तो लिख पाओगे अंदर का। और एग्जामिनर भी क्या करते हैं, वो लोग ऊपर के नाम देखते हैं बस कि हाँ बच्चे ने ये कवर किया है, खत्म। अंदर तो आप कुछ भी भर के आ जाओ, है ना? तो इस तरीके से हमने अभी तक 3 प्रोग्राम्स देखे थे। तो ये 3 प्रोग्राम्स होते हैं आपके चीजों को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा देखो रेसिडुअल स्प्रेज मैंने आपको बताया, डीडीटी के स्प्रेज होते हैं, है ना? बेड नेस्ट अवेलेबल होती है। एंटी लार्वल मेजर्स में देखो एनवायरमेंटल कंट्रोल कैसे किया गया था, गुड वाटर मैनेजमेंट। अगर वाटर मैनेजमेंट ही अच्छे से करते हो तो ये चीजें होएगी क्यों? जहाँ पे वो मच्छर का ब्रीडिंग होती है उस जगह को ही मत बनने दो, उस जगह को ही मत आने दो, है ना? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में वही फिशेस, कुछ ऐसी मछलियां, इंसेक्ट्स, प्रोटोजुआ, आर्थ्रोपोड्स, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस अवेलेबल होते हैं जो इन लार्वे को खा जाते हैं। तो ऐसी खोज की गई कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो इन लार्वे को खा जाएंगे, है ना? तो उन सबको रिलीज किया गया। एक होता है जेनेटिक कंट्रोल, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। देखो जेनेटिक कंट्रोल में क्या आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइक ट्रांसजेनिक मॉस्किटो। पता ट्रांसजेनिक मॉस्किटोस बनाना चालू किया उन लोगों ने। आप सोच रहे हो लेबोरेटरी, आपके लैब्स के अंदर आपने मॉस्किटोस को डिजाइन किया, है ना? जैसे आजकल होता है ना टेस्टी बेबी वगैरह, तो वैसे ही लैब्स के अंदर आप लोगों ने मच्छर को बनाना चालू किया। अब ये जो ट्रांसजेनिक मॉस्किटोस थे ये क्या थे, इनको ट्रांसजेनिक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने इनके जीन्स में छेड़छाड़ कर दी, आपने इनके जीन्स को ऐसा उल्टा सीधा पलट दिया कि वो मच्छरों के अंदर कैपेसिटी ही नहीं रह गई कि वो ये सारी साइकिल्स को कंटिन्यू कर पाए, कि वो अपने अंदर स्पोरोजोइड्स को फॉर्म कर पाए। अब क्या हुआ, आपने जैसे ये आर्टिफिशियल या ट्रांसजेनिक मॉस्किटोस को बना दिया और एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, आपने मच्छरों को बनाया, उनके जीन्स में छेड़छाड़ कर दी और उनको रिलीज कर दिया। अब जब भी ये ट्रांसजेनिक मॉस्किटोस मेट करेंगे, जस्ट वेट अ सेकेंड, तो डीडीटी स्प्रेस का यूज करके केमिकल कंट्रोल करते हो इस तरीके से, ठीक है? तो ये सब चीजें याद रखना। ये एंटी लार्वल मेजर्स होती है आपकी। सबसे प्यारा जो मुझे इसमें लगता है वो जेनेटिक कंट्रोल था, ट्रांसजेनिक मॉस्किटोस का फंडा, ठीक है?
फिर आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अभी हम पढ़ चुके थे कि बहुत सारी ऐसी फिश आती है, मॉस्किटो फिश, जिसमें गैम्बूसिया, गप्पी, ये सब इनकी कैटेगरीज है फिशेस की, जो इन मच्छरों के लार्वेस को खा जाती है। फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। देखो, जिन लोगों ने नीट की प्रिपरेशन की है उन लोगों ने सब पढ़ा होगा बॉटनी में, है ना, बहुत कॉमन चीज थी है। गैम्बूसिया फिश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, गप्पी फिश। फिर बैक्टीरिया में सबसे कॉमन बैक्टीरिया हम लोग पढ़ते थे नीट में, बैसिलस थुरिंजेंसिस, है ना, ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो उस लार्वे को खा जाता है, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेंसिस। इसके अलावा बैक्टीरिया बैसिलस स्फेरिकस, ये सब कॉमन बैक्टीरियाज है जो एंटी लार्वा मेजर्स या बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम यूज करते हैं। सिर्फ नाम याद रख लो। और फिर मलेरिया की वैक्सीन भी बनाई गई थी। तो 3 टाइप की मलेरिया वैक्सीन आई थी मार्केट में, तीनों स्टेजेस के अकॉर्डिंग। प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज वैक्सीनेशन, ब्लड स्टेज वैक्सीनेशन। मतलब वो डिपेंड करता है कि मलेरिया आपके अंदर कितने कितने चीजों को अफेक्ट किया है। अगर आपके अंदर मलेरिया प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे है, मतलब लिवर में है, अगर आपको पता है ना, जब हमारे अंदर साइकिल जो चलती है मलेरिया की, वो 2 लेवल पे चलती है, लिवर पे और ब्लड में। तो जब वो उसकी जो साइकिल जब लिवर में चल रही है तो उसको हम बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, मतलब अभी ब्लड में एंटर नहीं हुआ है। तो आप जो वैक्सीन दोगे वो कहलाएगी प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज वैक्सीन। अब अगर वही चीज आपके ब्लड में एंटर हो चुकी है, आपके आरबीसी को उसने डैमेज करना चालू कर दिया है, तो वो जो उसमें आप जो वैक्सीन लगाओगे वो होगी ब्लड स्टेज वैक्सीन। और एक होती है ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग वैक्सीन, कि ट्रांसमिशन ही ना हो पाए इन चीजों का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है। और सबसे फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जो बनाई गई थी उसका नाम याद रखना, एमसीक्यूज में पूछते हैं, SPF66, ठीक है, SPF66, ये वो फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन का नाम था जो कि बनाई गई थी मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो देखो कितनी सारी इजी चीजें थी ये सब मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, 3 प्रोग्राम्स, देन इंसेक्टिसाइड बेड नेस्ट, एंटी लार्वल मेजर्स, है ना, फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, फिर हमने मलेरिया की वैक्सीन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये वो चीजें थी पूरी डिटेल में जो हमको मलेरिया में पढ़ना था। ये साइकिल होप आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, ये साइकिल तो पता होना चाहिए, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 2 लेवल पे हमेशा होता है मॉस्किटो का ट्रांसमिशन, एक आपके अंदर और एक खुद मच्छरों के अंदर, है ना। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना बिल्कुल ऊपर से देख के, पूरा ट्री डायग्राम है ये और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आज का टॉपिक हमारा कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर लिया। मलेरिया आया सभी को समझ में? सभी को समझ में आया? ठीक है।